अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स रोल ओवर वीक के स्टार्ट से ही फंडामेंटली हम कहेंगे स्ट्रांग, लेकिन नेगेटिविटी परफॉर्मेंस में नजर आ रहे हैं। कंसोलिडेशन प्रोसेस 42,000 के लेवल्स पे दिखाई दे रहा था, लेकिन आज की मार्केट के अंदर वो साइकोलॉजिकल बैरियर भी वर्स्ट होता हुआ दिखाई दिया और 41,500 से अबव हम ट्रेड करते हुए दिखाई दिए, यानी कि 41,800 पॉइंट्स के अराउंड ट्रेडिंग मार्केट के अंदर देखी गई। 300 अबव पॉइंट्स का डिक्लाइन आज की मार्केट में स्पेसिफिकली देखा गया, क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट्स हम कह रहे थे कि बाइंग अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करते हुए दिखाई दे रहे थे और इन्वेस्टर्स की जानिब से हम कहेंगे कि एक प्रॉफिट बुक किया जा रहा था, क्योंकि उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन ओवरऑल जो डिप का वेट हो रहा था वो डिप फाइनली नजर आ रही है और उसके अंदर जो न्यू इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो आ सकते हैं और वो अपनी पोजीशंस ले सकते हैं मार्केट के अंदर। लेकिन मार्केट के अंदर जो ऑलरेडी इंटैक्ट पोजीशंस हैं वो अभी होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में और भी माइलस्टोन मार्केट को अचीव करने हैं। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। मार्केट हाइलाइट्स देख चलते हैं, आज की मार्केट की परफॉर्मेंस क्या रही। ओपन हुई मार्केट 42,174.13 के लेवल पर, सेम एज हायर साइड पे भी वही पोजीशन नजर आ रही है 42,174.14। लोअर वॉज 42,121.32 एंड फाइनली क्लोजर 42,000 का लेवल हमने जो है वो लूज कर दिया 41,828.91 के लेवल पर और फाइनली डिक्लाइन देखा गया 345.23 का। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 441.28 मिलियन शेयर ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में इजाफा नजर आता है 7.37 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू रही 12.95 बिलियन रुपीज और वॉल्यूम लीडर्स ओनली वन स्क्रिप बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी। हेस्कॉल इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.65 के डिक्लाइन के साथ 20.91 पे क्लोजर 31.35 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एएसएल सेकंड स्पॉट पे 0.96 का इजाफा 16.43 पे क्लोजर 30.90 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड एंड लास्टली यूनिटी फूड्स 0.40 का डिक्लाइन 17.95 पे क्लोजर 29.79 का कारोबार रहा। कुछ अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट भी दिखाई दे रहे हैं वॉल्यूम लीडर्स में। इट मीन्स के जिन स्क्रिप्ट में बाइंग होना बाकी थी अब वहां भी बाइंग जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो क्रिएट होना शुरू हो गई हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन सेकंड सेगमेंट। टॉपिक ऑफ द डे में आज जिस टॉपिक को हमने सिलेक्ट किया है वो नीड ऑफ द आवर भी है और कल जिसके ऊपर काफी बातचीत हुई है, दैट इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी। कल हमने देखा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी को होल्ड किया, यानी 7% को ही अनचेंज रखा। तो इट मीन्स के ओवरऑल बिजनेसेस राइट डायरेक्शन में नजर आ रहे हैं। आप रिपोर्ट देखें, रिपोर्ट से वापस आते हैं और फिर जो गेस्ट मौजूद होंगे उनसे बात करेंगे। आलमी वबा की सबब इक़्तिसादी सुस्तरवी और मौशी शरह नमू से निमर्द आसमा होने के लिए मरकजी बैंक की जानिब से बेहतरीन हिकमत अमली और फैसला साजी का सिलसिला जारी है। गुजरे महीनों में मरकजी बैंक की जानिब से शरह सूद में मुसलसल कमी की जाती रही, जिसका वाहिद मकसद मईशत के पहिए को भरपूर रफ्तार के साथ उसके ट्रैक पर दौड़ाना और मईशत की बेहतरी के साथ साथ मुल्क पे पैदावारी सलाहियत को भी हर मुमकिन मदद फराहम करना है। आलमी मईशत पर वबा के फैलाव के मनफी असरात के पस मंजर में स्टेट बैंक ने शरह सूद में कमी को मजीद बरकरार रखने का फैसला करते हुए अगले 2 माह के लिए शरह सूद 7% की सतह पर बरकरार रखने के फैसले का ऐलान कर दिया। मॉनेटरी पॉलिसी चूँकि मुल्क में शरह सूद का तयन करती है, लिहाजा मौजूदा पॉलिसी का तसलसल ही उस वक्त मुआशी खुशहाली का ज़ामिन और बैंकिंग सेक्टर के साथ साथ स्टॉक मार्केट और एक्सपोर्ट के शोबे पर भी इंतहाई खुशगवार असरात का पेशखैमा तस्वुर किया जा रहा है। जहां आलमी वबा के फैलाव के बैनुल-अक़वामी मईशत पर मनफी असरात सामने आए, वहीं तेल की कीमतों में तारीखी उतार चढ़ाव के अलावा तरक्की याफ्ता ममालिक की स्टॉक मार्केट भी मुतअद्दिद बार क्रैश कर चुकी हैं। शरह सूद में कमी से कारोबारी तबकात के साथ साथ बैंक सारिफ को भी जबरदस्त फायदे हासिल हुए। वाज़ेह रहे कि गवर्नर स्टेट बैंक ने एतराज किया है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इंतहाई नामसाइद हालात के बावजूद गुज़श्ता साल बेहतरीन मार्केट करार पाई है। कोरोना वबा से जहां दुनिया के तमाम ममालिक को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, पाकिस्तानी हुकूमत की दूरअंदेशी के सबब मुल्क की मईशत का पहिया चलता रहा। ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जी, रिपोर्ट आपने देखी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर डिबेट है और इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। पहले उनको वेलकम करते हैं, फिर रिपोर्ट के ऊपर भी मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अरसलान सोमरो साहब, आप KSB के MD हैं। तो सबसे पहले ये बताइए
कैपिटल एक्सपर्टीज को देखते हुए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मॉनेटरी पॉलिसी को इस टाइम पे होल्ड करना, यानी कि जो कल की पोजीशन थी मार्केट की, कितनी नीड ऑफ द आवर थी और कितना जरूरी डिसीजन था? Assalamualaikum Natasha, thank you for having me. I think it was very important from the capital markets point of view and policy making point of view and even from governance point of view कि इस वक्त स्टेट बैंक गवर्नर को ये आइडिया दे दें कि व्हाट इज द आउटलुक फॉर नेक्स्ट 2 months, क्योंकि हमने देखा था पहले तो बहुत रैपिड मॉनेटरी पॉलिसी में डिक्लाइन आते थे, 625 बिप्स कट हो गए थे इन स्पैन ऑफ लेस देन 3.5 months. तो ये इकोनॉमी को, स्टॉक मार्केट को, इन्वेस्टर को और गवर्नमेंट को सबको ब्रीदर मिला है. लेकिन इस वक्त पॉलिसी सेट करना बड़ा जरूरी है क्योंकि रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक डायरेक्शन देनी है. यहाँ पे डायरेक्शन एक चीज भी बड़ी वाज़ेह बताई है स्टेट बैंक गवर्नर ने, वो ये है कि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन थोड़ी ऊपर जा रही है. तो पहले इन्फ्लेशन बहुत नीचे नजर आ रही थी, अब थोड़ी ऊपर जाती हुई नजर आ रही है. लेकिन फोकस पाकिस्तान में भी, यूएस में भी, यूरोप में भी हर जगह पे इकोनॉमीज का है और स्टेट बैंक का है कि ग्रोथ वापस लेके जाए, बेरोजगारी को कम किया जाए और बिजनेस को सर्वाइव करवाए कोरोना वाला पैच. इसीलिए मेरे ख्याल से कल मॉनेटरी पॉलिसी में, हालांकि कुछ लोग एक्सपेक्ट कर भी रहे थे कि हाइक हो सकता है, आई थिंक स्टेटस को वाज द राइट डिसीजन. राइट डिसीजन, एक्चुअली राइट टाइम पे राइट डिसीजन ही लिए गए हैं. अगर आप प्रॉपरली कोविड का पूरा सेशन देखें, फिस्कल ईयर का स्टार्ट देखें, तो ये हमें देखने में आ रहा है कि चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से डिसीजन हो या प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, जितने इकोनॉमिक डायरेक्शन को ओवरव्यू और ट्रैक पे लाने के लिए जो डिसीजन लिए गए हैं वो बहुत ही टाइमली लिए गए हैं. तो दैट्स ट्रू. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. सो अगर हम नए गवर्नर का टेन्योर देखें, मई 2019 में जब आए थे तो उन्होंने बड़ी इमीडिएटली डिस्काउंटेड ऊपर कर दिया, अग्रेसिवली, बहुत अग्रेसिवली. तो उस वक्त हमारी नीड ऑफ द आवर क्या थी? नीड ऑफ द आवर उस वक्त थी आपको करेंसी रिजर्व इंप्रूव करने और आपको ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल करना है. यहाँ पे पिछले 6 महीने से क्या हुआ, ऑयल प्राइसेस नीचे आ रही है, हमारी रेमिटेंसेज ऊपर है और इम्पोर्ट्स आपकी मैनेजेबल है. तो इस वक्त स्टेट बैंक गवर्नर को भी नजर आ रहा था और सबको नजर आ रहा है कि आपकी करेंसी जो है स्टेबल हो गई है और आपके एफएक्स रिजर्व जो है स्टेबल है. तो इस केस में आप मॉनेटरी पॉलिसी जितना जल्दी आप एग्रेसिव हुए थे उतना जल्दी आपने एग्रेसिवली कट भी किया. सो दैट इज द राइट पॉलिसी एंड नीडेड पॉलिसी. अब यहाँ से हमें मॉनिटर करना है कि जो चेंजेस हो इन इंटरेस्ट रेट्स शुड बी ग्रेजुअल एंड सटल, मैच्ड विद के करेंसी मैनेजमेंट जो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए. ना ये इतना ज्यादा अग्रेसिव मूव हो, ना वो इतना ज्यादा अग्रेसिव मूव हो. राइट राइट राइट. अच्छा, यहाँ पे मजीद आपकी मैं एलैबोरेशन चाहूंगी. लेट्स कम टू द स्टॉक मार्केट. कल हमने देखा था कुछ बाइंग की गई थी और खासकर हम अगर लास्ट वीक पे नजर डालें तो बैंक्स में काफी हद तक जो है वो एक पॉजिटिविटी आई थी, अग्रेसिवली बाइंग भी देखी जा रही थी. लेकिन ओवरऑल जब कल देखा एक कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो जाती तो आज बैंक अच्छा परफॉर्म करते. डिस्पाइट ऑफ रोल ओवर वीक बैंक्स ने आज ज्यादा डेंट किया है मार्केट को. आप क्या कहेंगे? एब्सोल्युटली, एज आई वाज सेइंग इनिशियली कि लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि इंटरेस्ट रेट हाइक होगा. अगर इंटरेस्ट रेट हाइक हो जाता तो बैंक्स में लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होते आज के जमाने में. नंबर 1. नंबर 2, बैंक्स के जो सितंबर के रिजल्ट्स आएंगे उनमें इनका फुल इम्पैक्ट पता चलेगा जो नेगेटिव है इंटरेस्ट रेट कट होने का. तो इन्वेस्टर्स इस वक्त थोड़ा साइड लाइन पे ही है. और तीसरी बात यह है कि जो ऑल्टरनेटिव, मतलब जो और अपॉर्चुनिटीज है इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्ट करने के लिए, वो ज्यादा साफ सुथरी और कन्वीनियंट नजर आ रही है फॉर नेक्स्ट 2 years. तो इस वक्त लोग इन्वेस्टर्स जो है बैंक्स को अवॉइड कर रहे हैं और ये ज्यादा फोकस कर रहे हैं अपने हाई बीटा स्टॉक्स में जहाँ पे ग्रोथ ज्यादा है, जहाँ पे बिजनेस में फायदा ज्यादा है. पैसे अगर आपको लगाने हैं तो बैंक्स और ऑयल से बजाय यहाँ पे जो लोग लगा रहे हैं और माशाल्लाह से एग्जैक्टली एंड दे मेड गुड मनी और अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी उन्होंने की. चलो सेक्टर वाइज भी बात करूंगी, लेकिन पहले थोड़ा इंटरनेशनल व्यू देख लेते हैं. ग्लोबली सेल ऑफ नजर आ रहा है, ज्यादा मार्केट्स में एक हम कहेंगे ऑफलर पोजीशंस देखी जा रही हैं. गोल्ड पे भी जैसे हम प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे. जरा ये बताइए कि ओवरऑल जब बाइंग की तरफ जाते हैं, इक्विटीज की तरफ जाते हैं, तो गोल्ड में सेल ऑफ नजर आ रहा है, लेकिन इससे पहले गोल्ड बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था सेफ हेवन के तौर पे और कोविड में. अब क्या दिखाई दे रहा है और अभी किस डायरेक्शन में जाना चाहिए स्मॉल इन्वेस्टर्स को भी, मीडियम भी और जो लॉन्ग टर्म भी है? देखिए, ग्लोबली अगर हम देखें तो हालात बहुत खराब है. आई थिंक आफ्टर 2007 एंड 8, 10-12 साल के बाद इतने खराब हालात कभी नहीं हुए, क्योंकि ना यूएस को पता है ना डेवलप्ड इकोनॉमीज को पता है कि जो स्टिमुलस इकोनॉमी में दे रहे हैं, नोट छाप के सबके जेबों में डाल रहे हैं, लेकिन ये पे ऑफ कैसे होगा? इतना ज्यादा जो डेट बढ़ जाता है हुकूमत पे ऑफ करेगी, लेकिन इस वक्त ये सोच ही नहीं रहे. यूएस के फेड ने कह दिया कि 2023 तक हम इंटरेस्ट रेट यहीं पे रखेंगे जो नियर जीरो है.
ٹھیک ہے, اور بینک آف انگلینڈ نے بھی کہہ دیا, بینک آف جاپان تو ویسے ہی آپ کے نیگیٹو ٹیریٹری میں چلے گئے. ٹھیک ہے, تو گلوبلی سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز ہو رہی ہے کہ یار کرونا کی وجہ سے جو ڈینٹ ہوا ہے اس کو ریوائو کریں. جب کرونا سبسائڈ ہو جائے, ویکسین آ جائے, تب جا کے ہم پالیسی کو دیکھیں کہ گروتھ پھر کیسے لے کے آئیں گے سسٹین کرنے کے لیے, ڈیٹ ریپے کرنے کے. تو یہ گلوبل پرسپیکٹو. گلوبلی اسٹاک مارکیٹ کچھ اوپر جا رہی ہیں لیکن وہ فری منی کی وجہ سے. دیکھیں آپ کے اگر پیسے بینک میں یو ایس میں 2.5% پہ پڑے رہے, آپ بولیں گے 2.5% سے زیرو ہو گئے, ابھی اس سے اچھا ہے تو اسٹاک سے خرید لیں. لوگ ٹیسلا خرید رہے ہیں, ایپل, امیزون, یہ والے جو شیئرز ہیں, اور کچھ لوگ ورک فرام ہوم کر رہے ہیں. ورک فرام ہوم میں آپ کے پاس زیادہ گنجائش ہے. یہ ہم نے دیکھا فنومینا کہ ریٹیل ایکٹیویٹی بڑھ گئی ہے, چاہے وہ پاکستان ہو, چاہے وہ انڈیا ہو, چاہے دیکھیں آپ گھر پہ کام کر رہے ہیں. تو انویسٹرز ہیں, ابھی اکاؤنٹ کھولنا ڈیجیٹل ہو گیا ہے, بایو میٹرک کے تھرو ہو گیا ہے. تو آپ کہتے ہیں چلیں نوکری تو چلی گئی, 10-12 لاکھ روپے, 10-12 ہزار روپے اسٹاک میں انویسٹ کر کے کچھ کماتے ہیں, کیونکہ بینک پہ رکھنے سے فائدہ نہیں. ریٹیل نیو انویسٹرز بھی تھوڑا ایگزیجریٹ ہیں کہ وہ آئیں اور تھوڑا ان کے اندر جو ہے وہ, جی بالکل, ان کے اندر ایکسائٹمنٹ بھی ہے, اور فارچونیٹلی مارکیٹ کی ٹائمنگ بھی اچھی, کہ ویلیویشن بھی اچھی ہے ان کو انویسٹ کروانے کے لیے. اگر اس ٹائم پہ جو اسمال انویسٹرز ہیں یا نیو انویسٹرز ہیں جن کا پہلے ایکسپیرینس نہیں ہے, وہ مارکیٹ کے اندر آئیں تو یقیناً کچھ نہ کچھ کما کے جائیں گے وہ. آئی وڈ سے 80 to 90% چانس ہے اگر آپ اپنا پورٹ فولیو بنائیں اور زیادہ لیوریج نہ لیں, لون نہ لیں. لیوریج پہ تو کام زیادہ کرتے بھی نہیں ہیں لوگ. پیپل ہیو اسٹارٹڈ ڈوئنگ دیٹ ونس اگین, جب تک یہ انٹرسٹ ریٹ کم ہو گیا ہے. ٹھیک ٹھاک لیوریج مارکیٹ میں چل رہی ہے. ون آف دا ریزن وائی جو لوکل مارکیٹ میں ہم لوگ تھوڑا ریڈنس دیکھ رہے ہیں کہ لیوریج بہت زیادہ ہو گئی تھی اگینسٹ ون شیئر. سو اٹس امپیریٹو کہ لیوریج تھوڑی کم ہو, کنسالیڈیٹ ہو, تاکہ ہم پرانے 2007 اور 6 کے ببل میں نہ جائیں. اس زمانے میں صرف ایک چیز آپ کو بتا دوں گا, ایک کمپنی کا 15% شیئر گھوم جاتا تھا. وی کال اٹ گھومنا, کہ مطلب ایک پی ٹی سی ایل ہے, او جی ڈی سی ہے, تو ایک دن میں لوگ 2 پیسے 3 پیسے پہ چیزیں فلپ کرتے تھے. وہ ایک ایکسیسو ببل ہو جاتا ہے. ہمیں تھوڑا کیئرفلی رہنا چاہیے, اسپیشلی جو ریٹیل انویسٹر پہلی مرتبہ آ رہا ہے. ابھی چیزیں بڑی سمپلیفائڈ ہیں, سوفسٹیکیٹڈ ہیں. پاکستانی مارکیٹ گلوبل مارکیٹس کے حساب سے, کارپوریٹ گورننس کے حساب سے کافی بہتر ہے الگ فرنٹیئر مارکیٹ سے. آپ کو اکاؤنٹس دیکھ کے, آپ کو تھوڑا پورٹ فولیو کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز میں پیسے نہ ڈالیں, 10 سے 15 اسٹاکس لیں, زیادہ اسٹاکس ہیں. ایگزیکٹلی, اور وہ ڈفرنٹ انڈسٹریز میں لیں, تو بالکل اپرچونٹی ہے اچھے پیسے کمانے کی. اچھا, تو سیکٹر وائز پرفارمنس پہ آتے ہیں. سب سے پہلے بینکنگ سیکٹر, کیونکہ مانیٹری پالیسی کے بعد جو امپیکٹ آیا ہے وہ سب سے زیادہ اسی پہ آیا ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, آئی تھنک 10 years ہورائزن بینکس جو ہے سب سے لو ویلیویشن پہ چل رہا ہے. اگر آپ آج یہ ویلیویشن جو چل رہی ہے بینکس کی, چاہے وہ بلو چپ ہو, بلو چپ کی بات کریں, یہ وہ ویلیویشن ہے 2008 کے کرائسس میں ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, تو آج جو انویسٹر بینکس میں آ رہا ہے, بینکنگ ماڈل جو ہے 10 سال 15 سال چلتا ہے. یہ زیادہ تب ری ریٹ ہوتا ہے یا اس میں اپ سائڈ آتی ہے جب اکانومی میں گروتھ آتی ہے 3 سے 4% یا ایسے زیادہ. تو اس وقت جو لانگ ٹرم انویسٹر ہیں, سوفسٹیکیٹڈ ہے, وہ کہہ رہے ہیں بینک سے پیسے نکلوا کے صرف بینک کے شیئر خرید لیں. ٹھیک ہے, تو تب بھی آپ فائدے میں رہیں گے. یہ فائدے والا ویسے ڈیسیژن ہے. اگر ایکسلان کی بات سنی جائے کہ بینکس کے اندر اگر انویسٹمنٹ کی جائے تو کافی زبردست اپرچونیٹی کریٹ ہو سکتی ہے فار لانگ ٹرم انویسٹمنٹ. سر ایسا ہی ہے؟ ایبسلیوٹلی, جسٹ ٹو ایڈ آن ٹو دیٹ, اسٹیٹ بینک نے کہا تھا کیونکہ حالات خراب تھے کورونا کی وجہ سے کہ آپ 2-3 کوارٹرز تک ڈیویڈنڈ پے نہیں کر سکیں, اپنے پیسے اپنے پاس رکھیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب کورونا سبسائڈ ہوگا, ہماری امید ہے مارچ تک ویکسین آ جائیں گی اور پبلک کے لیے ویکسین آ جائیں گی, تب اسٹیٹ بینک آپ کو اجازت دے دے گا کہ آپ بمپر ڈیویڈنڈ دیں. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں جب مارچ میں, فروری میں یہ فل ایئر کے ساتھ 10-10, 15-15 روپے ڈیویڈنڈ دیں گے تو اسٹاکس کا ریئیکشن ہی کچھ اور ہوگا. اچھا, جو بمپر ڈیویڈنڈ ہوگا اس کے ساتھ کیا بونس شیئرز بھی ہوں گے, کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ دیا گیا ہے اور ہوتا رہا ہے؟ بونس جو تھا کچھ سال پہلے اس پہ ٹیکس لگتا تھا, وہ نارملی ہٹا دی گئی ہے. تو اب یہ کمبینیشن بونس اینڈ ڈیویڈنڈ ہوتا ہے. لیکن ان ایسنس بونس جو ہے میں آپ سے 100 روپے لے کے آپ کو 250 روپے دے دوں, وہی بات ہوتی ہے. اصل بات ہوتی ہے کیش شیئرز کی. تو ڈیویڈنڈ ول بی ویری ہائی. اینڈ دا اسٹاک مارکیٹ, کیونکہ اس وقت بھی انڈیکس میں سب سے زیادہ ویٹ بینکس کا ہے, تو ہم کہتے تو ہیں کہ 50% ہماری مارکیٹ باٹم سے اوپر آ چکی ہے, لیکن بینکس والے شیئرز ابھی بھی صرف 25-30% اوپر گئے. تو دیر از مور اپ سائڈ ان دا اسٹاک مارکیٹ فار نیکسٹ 3 to 6 months. اگین بینکس اور آئل مارکیٹس کو ہٹا کے یا ای این پی شیئرز کو ہٹا کے اور کون سے سیکٹرز ہیں جن کو ہم ابھی پورٹ فولیو کا حصہ بنائیں؟ اس میں کنسٹرکشن سیکٹر کا آپ نام لیں. جی بالکل, جی بالکل. اوور آل بتائیے. So among the construction sectors, so I think cement, steel, گلاس, یہ پورا کمپوزٹ ہو گیا آپ کا, مطلب تینوں ایکسپوجر ہو گئے. اس کے علاوہ آٹوز اینڈ ٹیکسٹائلز آر ویری گڈ سیکٹرز. 5 سیکٹرز آپ نے بتایا. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ سیمنٹ سیکٹر کے اندر اگر انویسٹمنٹ کی جائے, کیونکہ ہم ڈیلی بیسس پہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اسکرپٹ چینج ہوتے رہتے ہیں والیوم لیڈرز میں,
काम हो रहा है लेकिन एक एक करके सब में हो रहा है. तो ये बताइए कि अभी कौन से सेफ हैं, नाम तो नहीं लेंगे लेकिन कौन से ब्लू चिप लें या फिर सेकंड टियर लें? देखिए, आई वुड एडवाइज जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, उनके लिए क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा उनको नहीं लेनी चाहिए, तो वो तो जाएं ब्लू चिप में टू स्टार्ट विद. ब्लू चिप वो होते हैं जो आपके टॉप 5 या 7 हो इन टर्म्स ऑफ साइज, इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी ऑल्सो, कि खुदा न खासा हालात बुरे हों तो आप बेच भी सकें. ठीक है. और सीमेंट सेक्टर में जो एक पॉजिटिव चीज है, देखिए इस वक्त मार्केट चली गई आपके एक्सपेक्टेशंस पे कि 3 साल आगे क्या चल रहा है. ठीक है, हमने ये तो देख लिया कंस्ट्रक्शन पैकेज आ गया, एमनेस्टी आ गई, हमने ये देख लिया सीमेंट की ऑफटेक बढ़ रही है. अब नए ट्रिगर्स आपके ये होंगे कि सितंबर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे कंपेयर टू जून, क्योंकि कोयला सस्ता है, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट कम आ गई है. और दूसरी बात यह है कि इस वक्त भी सीमेंट की जो प्राइसेस हैं पिछले 4 साल या 5 साल के हिसाब से आप देखें तो बहुत सस्ती चल रही है. मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे दूं, 2009, 10, 11 में एक सीमेंट की बोरी होती थी $4.5, क्योंकि प्राइसिंग जो ज्यादातर डॉलर में देखी जाती है. आज अगर आप देखें तो फिर भी $3.25, $3.5 है. तो देयर इज अ गुड अपसाइड जब ये लोग अपने यहाँ पे बहुत रूम मौजूद है, क्या पता यहाँ भी प्राइस अपग्रेड हो जाए. सर मैं कमोडिटीज की तरफ चलती हूँ और नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, फिर उसके बाद वापस आते हैं. कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में लेकर चलते हैं. गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,18,522 रुपीज. गोल्ड पर 10 ग्राम 1,01,721 रुपीज. इंटरनेशनल गोल्ड रेट अराउंड $1,907.07. अगेन हम फ्लक्चुएशन देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में और उसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट में. ऑयल WTI पर बैरल $39.60. ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $41.94. करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 194, सेलिंग वॉज 196 रुपीज. यूके पाउंड बाइंग रही 212 रुपीज, सेलिंग वॉज 216. US डॉलर बाइंग रही 166 रुपीज, सेलिंग वॉज 166.50. एंड अगेन सऊदी रियाल बाइंग रही 43.85, selling was 44.40. UAE dirham buying at 45 rupees, selling was 45.50. And lastly, Kuwait dinar buying at 514 rupees, selling was 516.50. अस्सलाम साहब हमारे साथ मौजूद है. कमोडिटीज के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले गोल्ड के बारे में. सर, गोल्ड प्राइस में अगेन फ्लक्चुएशन दिखाई दे रही है. वो लोग जो बाइंग कर चुके हैं पाकिस्तान की मार्केट में, लोकल मार्केट में, वो क्या करें अभी, और जो इंटरनेशनल मार्केट का वेट कर रहे हैं वो क्या करें, क्योंकि जो पाकिस्तान की मार्केट में गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,28,000 से भी अबव चली गई थी, तो वो क्या करें? देखिए, गोल्ड शुड ऑलवेज बी पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो. इट शुड नॉट बी योर ओनली पोर्टफोलियो. ठीक है, मतलब पूरे पैसे गोल्ड में नहीं होने चाहिए. गोल्ड आपका एक स्टोर ऑफ वैल्यू होता है, और ग्लोबली हालात जब खराब होते हैं, रिस्क आपकी एपेटाइट कम हो जाती है, तब गोल्ड चलता है. और ग्लोबली जैसे हम डिस्कस कर रहे थे प्रोग्राम से बीच के अंदर भी, कि जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं बहुत खराब हैं आपकी डेवलप्ड इकोनॉमीज के, और करेंसीज पे प्रेशर आ रहे हैं. देयर इज द कंपेटिटिव डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसीज, कि यूएस और चाइना के अंदर यूएस की करेंसी इज कमिंग डाउन अगेंस्ट चाइनीज. सूनर और लेटर इवन चाइनीज करेंसी वुड आल्सो कम डाउन टू मेक इट मोर कंपेरेटिव करने के लिए. तो इस हालात में जब अनसर्टन होते हैं तो गोल्ड चलता है. तो जो लोकल इन्वेस्टर्स गोल्ड में आ गए हैं, माई एडवाइस टू देम वुड बी टू रिमेन इन्वेस्टेड इन गोल्ड इफ दैट इज 15 to 20% ऑफ योर पोर्टफोलियो. अगर आपने 50 to 70 रखा हुआ है गोल्ड अपना इन्वेस्टमेंट, तो इससे अच्छा है कि लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें. तो नुकसान में तो नहीं बेचेंगे ना? आप रिलेटिव फायदा हमेशा देखा करें. कि अगर हमने 10% यहाँ पे नुकसान खाया, तो साल के अंदर गोल्ड 20% ऊपर जा सकता है, लेकिन स्टॉक्स 30 to 40% भी जा सकते हैं अगर अच्छे आपको मिल गए. तो हमेशा रिलेटिव देखा करें. जो लॉस हो गया वो आज के हिसाब में तो हो ही गया, तो चला गया उसे छोड़ दें. जी बिल्कुल. अब फॉरवर्ड लुकिंग हमेशा होना चाहिए इन्वेस्टर को. ये साइकोलॉजिकल बायस होती है कि बस वो ब्रेक इवन टच हो तब हम बेचेंगे. तब तक जो है, मतलब इन सिंपल वर्ड्स, द गाड़ी चली जाती है कहीं और पे. अच्छा, आप करेंसी की बात कर रहे थे आप, और डॉलर और यॉन की भी आपने बात की. सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इंटरनेशनल मार्केट में यूएस डॉलर थोड़ा वीकेंड नजर आ रहा है. एट द सेम टाइम हम कह रहे हैं कि हमारी मार्केट में रुपी स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है. तो यहाँ पे कुछ कंपैरिजन भी बताइए कि हमारी मार्केट में ओवरऑल रुपी स्ट्रांग हो रहा है या फिर वो डॉलर की वीकनेस का इम्पैक्ट है? आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. As you said, कि एक तो इंटरनेशनली डॉलर इज डाउन 7-8% अगेंस्ट मेजर करेंसीज. यॉन हो गया, यूरो हो गया, ठीक है, और